जय सिंह जी हमारे परम मित्र रहे, जय सिंह हमारे राजनीतिक गुरु समझे जाए। तो आप उन्हीं के सामने चुनाव के लिए खड़े हो गए, क्योंकि आप भी और वो भी दोनों एक ही समय में चुनाव लड़े। हाँ। और आपने उन्हें मात दे दी अपने गुरु को। कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय पर? तो ये बातें मेरे सामने आई बहुत ज़्यादा कि भाई गुजर मार देंगे, गुजर भगा देंगे, गुजर यहाँ से व्यापार को ख़त्म कर देंगे। हमारे यहाँ ना कभी गंदे लोग बैठाए गए, ना हम गंदे लोगों से संबंध रखते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो। जी, जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। और नोएडा टुडे पर जिस तरह से इंटरव्यू का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में आज एक महान हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं। एक ऐसी हस्ती जो कभी पढ़ने में हालांकि होशियार थे, टीचर बने, टीचर बनने के बाद चेयरमैन बन गए, और चेयरमैन बनने के बाद उनके आगे ख्वाब क्या हैं, क्या सपने हैं, किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं और कहां से इतनी ये प्रेरणा मिली है, आज उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। हमारा इंटरव्यू बहुत ही रोमांचक होने वाला है। उनके जीवन से जुड़े ऐसे ऐसे तथ्यों को सामने लाने की हम कोशिश करेंगे जिनके बारे में जो क्षेत्र के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, शायद नहीं जानते होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अजय कुमार भाटी जी, ये चेयरमैन हैं दनकौर कस्बा के, और आज इनके जीवन के बारे में पूरी बात हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तथ्यों को सामने लाए जाए जिनके बारे में जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जिस तरह से आप चेयरमैन बने, उससे पहले की अगर हम बात करें गुरुदेव, तो पहले आप शुरुआत अगर हम करें तो आप दनकौर के मूल निवासी हो या कहाँ के रहने वाले हो? मैं जन्म तो मेरा दनकौर का ही है, सन 72 की मेरी पैदाइश है। तो दनकौर का एक लंबा गलियारा है, हाँ जी, वहाँ पर हम लोग रहते थे। लेकिन हमारा मूल जो गांव है वो है इसी ज़िले का गौतम बुद्ध नगर का घरबरा गांव, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास में है बिल्कुल जी। अच्छा, दनकौर में कब से आए हैं? दनकौर में हम सन 65 के आसपास हमारे पूर्वज आ चुके थे जी। और तब से फिर यहाँ भी और गांव में भी दोनों जगह आना जाना हमारा। अच्छा, आपकी पैदाइश दनकौर की है? हाँ, मेरा पैदाइश दनकौर। अच्छा, अगर आपके जीवन के बारे में अगर बात करें, गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कि आप टीचर हैं, तो पैदाइश के बाद से और अब तक के जीवन में कोई ऐसा समय आया है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा निराशा देखनी पड़ी हो? तो जीवन में हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जो हमेशा उसे किसी न किसी रूप में वो व्यक्ति याद रखने की कोशिश करता है जी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब हम बिहारी लाल इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के छात्र थे उस समय। तो उस आज की पढ़ाई में और उस समय की पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमारा सेंटर उस समय बोर्ड का सिकंदराबाद था अग्रसेन इंटर कॉलेज में। तो हम 1 महीने पहले लगभग बीमार हुए, होली फैमिली में एडमिट कर दिया गया दिल्ली। तो वहाँ 15-20 दिन हम एडमिट रहे, पेपर के मुश्किल से 8 या 10 दिन रह गए। तो ऐसा लगा कि अब हम ना पेपर दे पाएंगे और एक तरह के अब आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इतनी कमजोरी शरीर में और बिल्कुल कमरे में बंद रोना। तो एक मैं कहूँगा उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। हमारे एक गुरुजी थे राजू कौशिक जी, वो हमको उस समय पढ़ाते थे ट्यूशन के रूप में। तो उन्होंने मेरे को बड़ा प्रोत्साहित किया कि नहीं, तू बहुत होशियार है और अपना प्रयास कर, तू पास हो जाएगा। और एक तरह से मैं कहूँ उन्होंने नई ऊर्जा, और उन्होंने मुझे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाया भी। मतलब जिस तरह से आप उदास हो चुके हैं तो आपके मन में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। हाँ, उनको मैं इस के लिए श्रेय देता हूँ। तो फिर इतना भी हुआ कि वो मुझे मैथ और साइंस पढ़ाते थे जी। उन्होंने उससे अलग हट के भी और सब्जेक्ट में भी कि ये पढ़ो, ये करो। और फिर ऊपर वाले का अच्छा हो रहा, हमने पेपर भी दिए और 55% मेरे मार्क्स उस समय आए। 55% असल में सन 87। तो 87 में जिस समय लोग पूछते थे कि भाई पास हुआ फेल हुआ, मतलब यही रहता था सभी के मन में। और पास होने पर गांव में लड्डू बढ़ जाते थे। लड्डू बढ़ते थे। आज का जो टाइम है वो ये है, कोई भी ना पूछता पास हुआ फेल हुआ, बस ये पूछना कितनी परसेंटेज बनी है। बिल्कुल। तो उस समय पास होना बहुत बड़ी बात थी, बड़ी खुशी हुई उस समय जी। लड्डू भी बटे बाबा थे हमारे जी, उन्होंने बड़ा कि भाई पास हो गया, बड़ा वो मानते थे उस समय। हाई स्कूल इंटर सन 87-88 की ये बात है। अच्छा, पढ़ाई में रुचि कैसे रही वैसे आपकी शुरू से? पढ़ाई में हमेशा मेरी बढ़िया रुचि रही। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था आपका? मेरा सबसे ज़्यादा मैं ज्योग्राफी को, भूगोल
जी। हाँ, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अच्छा, तो यही जैसे दोनों मेरे तो फेवरेट आपने इंटर कौन से सब्जेक्ट से करी? इंटर किस में साइड से करी? ये दोनों सब्जेक्ट मेरे पास थे। जी, और इंटर के बाद क्या करा? इंटर के बाद ग्रेजुएशन में भी ये दोनों सब्जेक्ट मेरे पास रहे। जी। फिर एमए किया, बीएड किया, एमए किस सब्जेक्ट से किया? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। जी। अच्छा, आप टीचर कौन से ईयर में बने? बीएड कर ली थी मैंने 94 में, जी। और 95 में फिर मैं स्कूल में चला गया था। अच्छा, पहला सबसे पहला स्कूल कौन सा था आपका? हाँ, सबसे पहले मैंने राव कौशल कासने में था एक, जी। हरिश्चंद्र भाटी जी का विद्यालय था, वहाँ कितने साल टीचिंग की हो? 1 साल। उसके बाद 96 में किसान आदर्श इंटर कॉलेज। तो 96 से और अब तक इसी में थे आप? हाँ, अब तक इसी में था। अब ये कितने साल पहले छोड़ा? ये अभी 1.5 साल पहले मैंने, जब मेरे भाई बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे उस समय, उनकी डेथ भी हो गई, कैंसर हुआ था उनको, उसके बाद से फिर मैंने जाना। लगभग करीब आपने 26-27 साल इसमें टीचिंग की है? टीचिंग की है। तो जैसे हमने सुना है, लोग बताते हैं, और आज आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम ये भी, कि आपने जितने समय टीचिंग की 26 साल, तो आपने कोई तनख्वाह न ली स्कूल से, ऐसा क्यों? ऐसा, जब शुरुआत हमने की शिक्षण कार्य के, चाचा हमारे टीचर थे बिहारी लाल इंटर कॉलेज में, धनंजय भाटी। तो इस एक तरह पेशेवर पेशा समझे इसे, फिर वहीं से शौक के रूप में शिक्षण कार्य शुरू किया, और फिर धीरे धीरे शौक कम और ऐसा लगा कि परमार्थ के रूप में ज़्यादा, कितने लोगों को हम शिक्षित कर सकें। यहाँ तक कि मैं घर भी बच्चों को पढ़ाता था। ट्यूशन? हाँ, नहीं, पैसा कभी नहीं लिया। हाँ, मतलब 8-10 बच्चे आ गए, उनको हाँ, वैसे एक 1.5 घंटे में पढ़ा देता था। और विद्यालय में उसी दिन से मैंने अनवरत बच्चों के लिए शिक्षण कार्य जारी रखा, और मैंने कभी भी अपनी वहाँ से कोई वेतन प्राप्त नहीं किया। अच्छा, जो आपका वेतन स्कूल की तरफ से बनता होगा, वो वेतन फिर स्कूल वाले रख लेते थे या क्या होता था उसमें? वो ज़्यादातर तो उन बच्चों के रूप में मैं अपना उसे कर देता था कि भाई ये गरीब है, इसकी ये फीस देने में असमर्थ है, तो कह दिया प्रिंसिपल से या कमेटी से कि भाई, हम लोग कमेटी में भी, हमारे परिवारीजन विद्यालय में रहा था योगदान, कि भाई मेरी जो वेतन बनता है उसे आप इन बच्चों के ही शुल्क वगैरह में काट लिया करें। जी, मतलब जो गरीब बच्चे थे, हाँ, उनकी गरीब बच्चों के लिए फीस की पूर्ति आप अपने वेतन से करते? यही मैंने किया, और 1.5 साल पहले तक मेरा यही सिस्टम रहा, मैंने कभी वहाँ से कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, 1.5 साल पहले आपने स्कूल छोड़ दिया? छोड़ दिया था। अच्छा, ज़्यादातर लोग होते हैं जो टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, और उनका ये उद्देश्य होता है कि भाई वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, उससे अपने घर का खर्च चलेगा, गुजारा होगा, अपने जो शौक हैं वो शायद पूरे हों। हालांकि टीचर के इतनी तनख्वाह ना मिलती है प्राइवेट टीचर को जो अपने शौक पूरे कर सकता है। तो ऐसे टाइम में आपने 26-27 साल जब टीचिंग की, कोई पैसा ना लिया, तो मतलब जो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड हो मजबूत था, इसका मतलब तो ये हुआ जी? हाँ, परिवार पहले से साधन संपन्न था, तो अपना घर का तो हमारा अपना खेती का काम कराया था, दिल्ली में भी कराया था, वहाँ से अपना वो सब सिस्टम चलता रहा बराबर जी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। तो ज़्यादातर समाज सेवा की ओर ही मेरा मन शुरू से रहा। सन 2003 या 4 में हमारे चाचा जी थे, मास्टर जी, उन्होंने यहाँ सभासदी का चुनाव लड़ा था, वो चुने गए। अच्छा जी। तो थोड़ा सा राजनीति की तरफ मन हुआ। फिर 2006 में महिला सीट थी, तो निर्विरोध बने हम सभासद। हाँ, सभासद जी। उस समय हमारे जय सिंह जी चेयरमैन हुए थे जी। जब जय सिंह जी हमारे परम मित्र रहे जी, उनके साथ रह करके ऐसा लगा कि क्यों ना हम भी एक दिन चेयरमैनी की तैयारी करें जी। हम भी नगर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जी। तो तब से ही फिर मन में एक तरह से हम कहें अगर जय सिंह हमारे राजनीतिक गुरु समझे जाए। जी। अच्छा, तो ये जैसा आप बता रहे हैं कि जय सिंह जी आपके राजनीतिक गुरु के रूप में समझे जाए और वो चेयरमैन भी रहे हैं, शायद उनकी पत्नी रही थी, वो उनकी पत्नी रही थी मिसेज। हाँ, तो आप उन्हीं के सामने चुनाव के लिए खड़े हो गए, क्योंकि आप भी और वो भी दोनों एक ही समय में चुनाव लड़े। हाँ। और आपने उन्हें मात दे दी अपने गुरु को। हाँ। कैसा महसूस कर रहे होंगे उस समय पर? मैंने उनसे आशीर्वाद भी लिया उस समय। अच्छा। भाई अब आपने 10 साल सेवा की है, 5 साल पहले आप चेयरमैन रहे, फिर 5 साल के लिए आप उसमें जिला पंचायत में चुने गए, इस बार हमें तो उनसे मौका दे दीजिए। हाँ, मौका दिया जाए। फिर दोनों का ये तो जैसे उसमें आपने देखा होगा महाभारत में
परशुराम जी का और भीष्म पितामह दोनों गुरु शिष्य रहे, हाँ जी, उनका भी युद्ध हुआ था। हाँ जी, तो वहाँ गुरु परशुराम जी जो थे, भगवान परशुराम, वो अपने शिष्य से उन्होंने ना उन्हें हारने दिया ना जीतने दिया, इस तरह की स्थिति में ही पहली। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा भी वो, हमने गुरु माने राजनीतिक और हम शिष्य रहे, हाँ जी, हाँ जी। चुनाव लड़े। अच्छा, जब आपका ये कार्यकाल लगभग 5 साल पूरे होने वाली है चुनाव के लिए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें? क्या अभी तक का अनुभव क्या है आपका? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्यार जनता का मिला। और सबसे अधिक मैं अपने बोर्ड जो हमारे सभासद लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि पूरे 5 साल वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। 4.5 साल हमें हो गए जी, कभी नहीं तो आज तक दनकौर के इतिहास में कभी भी कोई बोर्ड चेयरमैन के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमेशा यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई होती रही, कभी किसी का साथ नहीं दे पाए, चाहे वो चेयरमैनों की, अध्यक्षों की रही हो गलती या सभासदों की, लेकिन मेरे तो बहुत बढ़िया संबंध रहे सबसे। अच्छा, ये और बताएं गुरुदेव कि जिस तरह से जो क्षेत्र है, दनकौर क्षेत्र है, और दनकौर क्षेत्र का पूरा ग्रेटर नोएडा है, ये गुजर बहुल इलाका माना जाता है। हाँ। और है भी गुजर बहुल इलाका, और यहाँ तक जो यहाँ पर जो दबदबा है, ज़्यादातर गुजरों का ही दबदबा माना जाता है। तो ऐसे समय में जो दनकौर है, दनकौर में शायद जो अन्य बिरादर हैं सबको मिलाकर अगर गुजरों की संख्या देखी जाए तो कुछ कम भी है, लेकिन फिर भी एक रूमर फैला हुआ है कभी गुजर अगर चेयरमैन बन गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप कैसे विजय प्राप्त कर गए? ऐसी क्या आपके जो राजनीति में जो दाव पेच रहे वो सर क्या रहे? मतलब क्यों आपने लोगों के दिलों में जगह बना ली? किस तरह से जगह बनाई? प्रश्न है आपका। जिस समय हम तैयारी में थे 2006 के बाद से अपने प्रयास किया, तो बार बार ये बात आती थी कि भाई गुजर हैं, बदतमीजी करते हैं, दुकान लुट जाती हैं, हाँ जी, व्यापारियों के साथ हाथापाई, मारपीट, यहाँ मंथली तक मांगी जाती थी, किसी के प्लॉट कब्जे, किसी की दुकानें कब्जा कर लिया। लेकिन हमने उन सब चीज़ों को कस्बे से दूर करने का प्रयास किया। और जब हम पीछे 2017 में चुनाव हमने लड़ा जी, तो ये बातें मेरे सामने आई बहुत ज़्यादा कि भाई गुजर मार देंगे, गुजर भगा देंगे, गुजर यहाँ से व्यापार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम अपने काम पे लगे रहे, लोगों से प्यार मिला। और मैं इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि इतना गुजर विरोध होने के बावजूद लोगों ने मुझे बहुत मन से वोटें दी। अच्छा, मतलब ये कैसे महसूस कराओगे? मतलब ये कैसे डिफाइन कर पाओगे या कैसे बता पाओगे इसे कि आपने लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई? वो क्या कारण रहा था कि आपकी जगह बन गई, लोग आप गुजर होते हुए लोगों के दिलों में जगह बना पाए? चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, या मतलब अन्य जातियाँ हों, उनके मन से गुजरों का भय निकाला गया और आपकी जगह बनी। तो ऐसा क्या महसूस करो? मतलब किस बात के ऊपर ये ऐसा हुआ? हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से हम आते हैं, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी ही रही है शुरू से जी। हमारे यहाँ ना कभी गंदे लोग बैठाए गए, ना हम गंदे लोगों से संबंध रखते हैं। ये होते तो हर समाज के अंदर है जी। आप किसी भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, मुस्लिम हो जी, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब जगह इस तरह के लोग मिल जाते हैं जी। तो हमने कभी भी ऐसे लोगों से ना संबंध रखे, यहाँ तक कि हम अपने यहाँ उनको किसी भी शादी समारोह, कैसे भी खुशी गम के प्रोग्राम तक में हम उनको नहीं शामिल करते, ना ही हम उनके पास जाते हैं जो माफिया, बदमाश, गुंडे टाइप के लोग रहे। अच्छा, आपने संबंध नहीं रखा? और बताओ। और उन्हें बनने के बाद में हमने यहाँ ऐसे लोगों को कस्बे से दूर भी रखने का प्रयास किया। आप देखेंगे मेरे 4.5 साल के कार्यकाल में कभी भी ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं कोई उन्होंने बदतमीजी हुई तो थाने में उल्टा मैंने उनका विरोध किया जी। हाँ, और ना ही कस्बे में तब से कोई ऐसी वारदात हुई जी। अच्छा, ये और बताएं जी, जैसे आपने टीचिंग करी लगभग 26 साल, उसका कुछ फ़ायदा हुआ चेयरमैन के चुनाव में? मतलब कुछ महसूस हुआ कि भाई लोगों ने उस चीज़ को भी पसंद करा, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग कहते थे ऐसे, मेरे पास मैं नाम लेके बता दूं, एक हमारे वो भी साथी हैं, टीचर ही हैं, सुभाष भाटी जी जी। मिर्ज़ापुर उनका गांव है, सलारपुर रोड पर रहते हैं। तो तब चुनाव जीतने के बाद एक दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई। बोले चेयरमैन साहब यहीं घर बैठ कर चाय पी रहे थे, वो किसी काम से आए, कि मैंने आपको नहीं देखा था लेकिन आपका मैंने प्रचार सुना और नाम सुना कि भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं, इतने दिन से ना सेल ले ली और इतनी सेवा की है और गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, चाहे किसी की शादी है, कुछ भी है। तो मैंने वोट आपको दी, मेरे घर में 3 या 4 जो भी वोट थी, सारी वोट मैंने आपको दी, आपको ना बगैर देखे, ना आपने मुझसे वोट मांगी, ना कुछ। ऐसे लोगों का वास्तव में मुझे लगा फिर कि इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा जी।
अच्छा चेयरमैन साहब, जो दर्शक हमारे इस समय आपको सुन पा रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, ऐसे दर्शकों को, युवाओं को या ऐसे लोगों को जो हिम्मत हार चुके हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो युवा प्रेरणा लें और आगे पथ पर बढ़े, किसी भी संघर्ष से ना घबराएं, क्योंकि बहुत सारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं कि जिसमें हिम्मत टूट जाती है और इंसान एक या तो गलत रास्ता अपनाने के उसमें आ जाता है कि भाई अब तो ज़िंदगी में कुछ ना बचा, अब तो यही एक लास्ट हथियार है, या फिर वो उम्मीद खो बैठता है कि भाई अब नौकरी ना लग पाएगी, ये ना हो पाएगा, और वो हिम्मत हार कर बेरोजगार हो जाता है। बहुत सारी ऐसी समस्या आती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जीवन में उतार चढ़ाव सबके सामने आते हैं। आप कभी भी, मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं निवारण जरूर होगा, और एक व्यक्ति कोई ना कोई जीवन में आपके साथ ऐसा जुड़ा होता है कि जो आपको उससे पार ले जाने का प्रयास कर सकता है। उसके संपर्क में आएँ और उसके माध्यम से आप उन, जो भी आपके जीवन में कहीं भी इस तरह की कठिनाई है, आप बहुत ज़्यादा कमजोरी या हीनता महसूस कर रहे हैं, तो उनको आसानी से पार पाया जा सकता है। जी, ये हमारे अंदर इस तरह का जज्बा, हिम्मत होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, एक बुजुर्ग थे काफ़ी टाइम पहले, मुझे याद है, और मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार बताया था कि जब भी कोई परेशानी इंसान के ऊपर आ रही है, तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है कि जिसका हल इस दुनिया में ना है। केवल जो परेशानी है उसके बारे में सोचने की हम आवश्यकता है, और ये सोचें कि उस परेशानी से निजात कैसे मिल सकती है, इसका हल क्या हो सकता है, क्योंकि हर परेशानी का हल ईश्वर ने यहीं पर रखा है। अगर हम उस परेशानी के बारे में गहनता से विचार कर लें और उसका तोड़ हम ढूंढ पाएँ तो हर परेशानी सॉल्व हो जाती है। इसलिए किसी परेशानी से कभी घबराना नहीं चाहिए, और इस तरह के जो महान लोग हैं, जो लोगों में प्रेरणा देने के लायक काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम लगातार आपको मिलाते रहेंगे। आज दनकौर कस्बा के चेयरमैन माननीय अजय कुमार भाटी जी से आपकी मुलाकात मैंने करवाई है। अगले इंटरव्यू में किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे रूबरू कराऊंगा और उनके जीवन के उतार और चढ़ाव के बारे में आपके सामने विचार उनके लेकर आऊंगा। तो इसी तरह से प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और काफ़ी अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँच सके।